से दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर हम बात करने वाले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि अच्छी खासी रफ्तार में चल रहा था। गांधी जी ने वादा किया था कि 1 से 2 सालों के अंदर हम इस देश को आज़ादी दिलवाने वाले वो मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया गांधी जी द्वारा। क्या वो रीजन थे, किस कारण से ये जो मूवमेंट था उसे विड्रॉ करना पड़ा, और क्या रीजन था जिस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये शुरू हुआ था, जो कि सबसे पहली बार गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में शुरुआत की थी। वहां से प्रेरणा लेकर, प्रेरणा समझ रहे हो ना, वहां से इंस्पिरेशन लेकर गांधी जी ने इंडिया के अंदर भी यही मूवमेंट शुरू करने की कोशिश की, और साथ ही साथ ये सक्सेसफुल भी हुए थे। तो यही सब के बारे में ये जो चैप्टर है वो बात करने वाला है। फर्स्ट वीडियो आपने देख रखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज जाकर आप देख लीजिए, तभी ये सेकंड लेक्चर समझ में आने वाला है। चलिए बिना समय गए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक्टिविटीज क्या क्या हो रही थी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो भी नोट्स लिखे हुए हैं वो बस चीट कोड्स है। मतलब मैं अगर आपको सच सच बताऊं तो 7 पेजेस के नोट्स को यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है, और अच्छी खासी तरीके से लिखा भी जा चुका है। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे लिखे हैं जाके जिसको मतलब जिसे पढ़ के सिर्फ मेरे को ही समझ में आया। आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक ले लेनी है, पेंसिल ले लेनी है, और बस एक्टिव लिसनिंग करनी जानी है। सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका हिस्ट्री को पढ़ने का यही है कि आप लोग किसी एक ऐसे टीचर से पढ़ो जिससे आपकी उनकी बातें आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। और फिर आपको एक पेंसिल ले लेना है और आपको बस नोट डाउन, या फिर कह लो कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे नोट डाउन कर लो, और नीचे टेलीग्राम लिंक पे जाओगे तो वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से नोट डाउनलोड कर लो, प्रिंट करवा लो, क्योंकि आप फिर से उसी चीज़ को दोबारा से लिखोगे तो आपको क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। और फिलहाल के लिए क्या करना है, आपको बस अंडरलाइन करते जाना है, सुनते जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही थी। तो जो लॉयर्स थे, बहुत अच्छे अच्छे महान महान लॉयर्स के कुछ नाम आपके बुक के अंदर लिखे, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। तो ये जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी जो लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे ना, जो भी कोर्ट में जाकर, क्योंकि कोर्ट क्या था उस समय, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली इस वाला इंडिया नहीं था, वो उनके अंडर इंडिया था, मतलब ब्रिटिश इंडिया था। तो उसके अंदर जो भी कोर्ट वगैरह थे तो उन सबको बॉयकॉट करना था। जाहिर सी बात है, नॉन कॉपरेशन में उनका सहयोग नहीं देना है, ना असहयोग जिसे कहा जाता है, ठीक है, असहयोग मूवमेंट या फिर कह लो असहयोग आंदोलन, तो उनका सहयोग नहीं देना था। तो जो लॉयर्स थे उन लोगों ने अपनी जो प्रैक्टिसेस थी जो कर रहे थे कोर्ट्स के अंदर जाकर, उसे मतलब डिस्बैंड कर दिया। उन्होंने बोला कि हम लोग करेंगे नहीं, हम कोर्ट जाएंगे नहीं, कोर्ट में नहीं जाएंगे तो फिर प्रैक्टिसेस नहीं करते थे। फिर जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, कोरोना आ गया, बस समझ रहे हो ना। तो वैसे स्टूडेंट्स ने क्या किया, गांधी जी ने बोला, लीडर्स ने बोला कि तुम लोगों को स्कूल जो है उसे बॉयकॉट कर देने, तो बस हम तो बस तैयार है भाई। तो उन लोगों ने क्या किया, कॉलेजेस और स्कूल्स जाना बंद कर दिए। फिर भी स्टूडेंट्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा, बाद में जाकर ये आया कि जब देश का जो भविष्य है, जो कि युवा है, यूथ है, अगर वही नहीं पढ़ेगा तो आगे कौन देश चलाएगा। मान लीजिए हमने आज़ादी दिलवा दी पर इन्होंने पढ़ाई नहीं की, अपनी बुनियाद को मजबूत ही नहीं किया, तो फिर आगे हमारा देश को आगे कौन लेकर जाएगा। हो सकता है कि बाद में जाकर कोई और हमारे देश के ऊपर कब्जा कर सके, कर ले। अगर ये जो हमारा यूथ है अगर उसके पास बुद्धि नहीं रहेगी तो फिर से वही केस दोबारा से रिपीट हो जाएगा। इस वजह से इंडिया के अंदर विद्यापीठ वगैरह बनने शुरू हो गए, जिसके अंदर जो मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था उसके तहत ये सारी पढ़ाई नहीं होती थी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा में ही पढ़ाया जाता था, ठीक है, मदरसे, और साथ ही साथ विद्यापीठ बनना शुरू हो गए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनी थी जिसके कारण जहाँ पर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर सके। तो ये दूसरा पॉइंट था, मैंने इसके अंदर ही मर्ज कर दिया ताकि आपको रिलेट होता रहे, क्योंकि आप फिर ये सोचोगे कि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस वजह से मैंने वो वाला जो पॉइंट जो कि बाद में आना चाहिए था उसे थोड़ा सा पहले करके समझा दिया, समझ में आ गया। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये था कि जो कांग्रेस थी उस समय की एक नेशनल पार्टी बन चुकी थी, उससे पहले और कोई पार्टी नहीं थी। हाँ, एक मुस्लिम लीग था और एक बड़ी पार्टी में देखा जाए तो कांग्रेस था, उससे छोड़ी थी हिंदू महासभा भी एक लेवल पे एक पार्टी ही थी। पर कांग्रेस एज ए नेशनल, मतलब कांग्रेस एज अ इंडिया को होल रिप्रेजेंट करवा रही थी कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस में इलेक्शंस होने शुरू हो गए थे, तो इसके अंदर जो जैसे एओ ह्यूम की कहानी आपको पता होगी, जो उन्होंने कांग्रेस बनवाने में मदद किया था। तो अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने कांग्रेस, मतलब इन लोगों ने, इंडिया वालों ने ये किया कि कांग्रेस के अगर इलेक्शंस होंगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इन्हीं को इलेक्ट किया जाएगा, इन्हीं को नॉमिनेट किया जाएगा, जो भी करना होगा वो इंडियंस के साथ ही किया जाएगा, किसी भी ब्रिटिशर्स को हम लोग मतलब आने नहीं देंगे। समझ में आए। फिर फोर्थ पॉइंट ये था कि चरखा था जो कि गांधी जी ने बहुत ज़्यादा फेमस किया था। उस समय का जो भारत का झंडा था उसके अंदर बीच में चरखा था, ठीक है, ऐसे स्पिनिंग वाला करके, ये इमेज देख सकते हैं। तो ये जो चरखा था इसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होने लगी। क्यों? क्योंकि हमने जो फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन क्लोथ्स थे, इन सबको बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। और बॉयकॉट होने के बाद हम क्या पहनेंगे, हम तो विदेशी कपड़ा पहनना ही बंद कर दिए, तो हम पहनेंगे खादी, हम पहनेंगे धोती, जो भी कॉटन का सामान है, जो हमारे, जाहिर सी बात है, पहली बात ये देखो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के अंदर आए क्यों थे, कॉटन लेने के लिए। उन्होंने बोला था कि हम आपको गोल्ड देंगे, आप हमको कॉटन दो, क्योंकि कॉटन की जो सबसे ज़्यादा खेती होती है वो इंडिया के अंदर ही होती है। इस वजह से शुरुआत तो उन्होंने कॉटन की लेन देन से शुरू की थी। अब हमारे पास अब वो लोग आकर धोखा देते तो वो अलग बात है, फिर भी लेकिन हमारे पास जो हमारा जो बेस था ना कि कॉटन हमारे देश में उगता है, तो हमने उसका यूज़ किया और अपने लिए खादी और
जो चरखा है उसकी वजह से कपड़ा बनाना शुरू किया, जिसके तहत हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे, क्योंकि हमने स्वदेशी और बॉयकट इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरह से पढ़ रखा है पिछले चैप्टर्स के अंदर। जामिया मिलाई इस्लामिया ये एक यूनिवर्सिटी थी जो कि आई थी उससे, मैंने आपको बोला ना कि अब कॉलेजेस और स्कूल्स तो बंद हो चुके हैं भाई ब्रिटिशर्स वाले, अब इंडिया की जो यूथ है वो जाएगा कहाँ, तो अपने होममेड में बनेगा, होममेड में पढ़ेगा। तो ये यूनिवर्सिटी थी, विद्यापीठ खुलने लगे कहाँ कहाँ पे, बिहार में, काशी में और भी सारी जगहों पर। ठीक है, 2-3 नाम याद रखो, जो भी आपको याद हो, आपका जो भी स्टेट हो उस हिसाब से आप नाम याद रखो। ठीक है, फिर आचार्य डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय, ये सारे टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इन कॉलेज, इस स्कूल्स के अंदर, इस विद्यापीठ के अंदर पढ़ाना शुरू किए। मतलब अब टीचर्स जो होंगे वो भी इंडिया के ही थे, और वो कुछ ऐसे लीडर्स, आप समझ रहे हो, लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स, आचार्य जैसे लीडर्स, या फिर जाकिर हुसैन जैसे लीडर्स, ये लोग क्या थे, ये लोग, इनका जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा एक अलग डायरेक्शन में था कि अब जब पढ़ाएंगे उन्हें टीचर्स तो वो अपने बच्चों के अंदर जो भावनाएं डालेंगे वो इसी बात से कि जो ब्रिटिशर्स है वो ख़राब है, उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इंडिया के साथ वो लोग क्या करें और बाकी शहरों में, बाकी विदेशों में इंडिया के साथ, मतलब बाकी विदेशों में वो उनका क्या नेचर है, उनके वो किस किस के ऊपर राज कर रहे हैं, इन सब के बारे में बताना शुरू किया, ताकि बच्चों को भी लगे कि हमें बड़े होकर इनकी गुलामी तो नहीं करनी है, हमें इनसे छुटकारा पाना है। और साथ ही साथ आप अगला वाला जो चैप्टर पढ़ोगे क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके अंदर आपको ये भी पता चलेगा गांधी जी ने ये तक बोल दिया था कि अगर जो बच्चे हैं वो अभी जो स्कूल छोड़ोगे, अभी जब स्कूल तुम छोड़ रहे हो, पढ़ाई वगैरह तुम छोड़ोगे, तो तब तक छोड़ोगे जब तक भारत आज़ाद ना हो। ये गांधी जी के वचन थे। मतलब तुम अभी स्कूल छोड़ रहे हो, इसका मकसद सिर्फ एक है कि तुम्हें भारत को आज़ाद करवाना है। ये गांधी जी ने बोला था अपने बच्चों से, अपने बच्चों मतलब सारे जो इंडिया था, वो फादर ऑफ नेशन थे, तो उनके बच्चे हुए ना हम सब। ठीक है, फिर टैगोर और उनके जैसे महान ने जो अवार्ड, जितने भी लोग थे, जैसे कि सरोजिनी नायडू हुई, इन सबको अवार्ड से नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, अवार्ड दिया गया था क्योंकि बेस्ट पोएट के तौर पे नोबेल पीस प्राइज़ वगैरह, नोबेल प्राइज़ वगैरह ये सब दिया जाता था। तो इन लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट करना था सारी चीज़ों को, तो इन्होंने अपना अवार्ड जो था उसे ही रिटर्न कर दिया, ले जाओ, हाँ बस अवार्ड की कमी नहीं है, तुम अपना अपना ले जाओ, समझ। फिर फॉरेन गुड्स जितने भी आते थे उन सबको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, चाहे वो लिकर हो या फिर चाहे वो सारी सामान हो, चाहे वो चीप प्रोडक्ट्स, जितना भी कुछ भी बोलो, प्राइस एकदम 1 रुपये भी दे देते तो भी हम बोल देते हैं नहीं 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 नहीं, अब नहीं करना, हमने अब तो बस अपना एक अलग ही गोल तय कर लिया है। फिर खेड़ा आपने पता होगा गुजरात के अंदर है, यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो कि इंडिगो जो था उसके कल्टीवेटर्स थे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके थे, जिस वजह से इन लोगों को भी आइडिया लगा, इन लोगों ने भी पढ़ा, इन लोगों ने भी जो पत्रिका थी उन सबको पढ़ा, तो इन्हें भी पता चला कि अब देखो यार, अब बारी है हमें एक साथ एकजुट होने की। ये मास मूवमेंट एक चल रहा है, गांधी जी है जो हमको लीड कर रहे हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं। गांधी जी ने वादा किया है कि हमारे साथ बस जुड़ जाओ तो 1 से 1.5 साल के अंदर हम आपको आज़ादी दिलवा देंगे। और ऐसे सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे, ऐसे सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिससे लग रहा था कि हाँ भैया जो गांधी जी ने बोला है ना वो एकदम सच बोला है, हमको आज़ादी तो अब मिल ही जाएगी। ये तो पीजेंट्स तो थे वो गांधी जी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि वो गुजरात से भी थे, ये भी एक रीज़न था। और मतलब खेड़ा वाले पीजेंट की भी बात हो रही है, और सारे पीजेंट्स भी एट्रैक्टिव थे। तो हम लोग क्यों ना करके गांधी जी को सपोर्ट करें। हम जो इंडिगो कल्टीवेटर्स जो हम लोग हैं, अगर हम लोग जो ब्रिटिशर्स का जो कहा सुना जो कह रहे हैं उसे दब के ना सुनकर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो हो सकता है कि हम लोग अपने ही लेवल पे गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, बॉयकॉट करो सारी चीज़ों को। तो उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। ठीक है, फिर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, क्योंकि गांधी जी का नारा था कि हमें क्या करना है, अहिंसा करनी है, मतलब हिंसा नहीं करना है, अहिंसा करना है, शांति से जितना हो सके उतनी देर तक बात करनी है। अब गांधी जी के बारे में बहुत लोग कुछ गलत इमेज बना लेते हैं कि वो कायर थे, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि गांधी जी क्या कहना चाहते थे। फिलहाल अभी उनकी बातें बाद में करते हैं, क्योंकि उनके लिए उस चैप्टर में भी तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा न्यू इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, वरना पता चलेगा रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। ठीक है, फिर एक वेल्स के प्रिंस थे, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स थे, वो इंडिया के अंदर आने वाले थे, तो उनके खिलाफ लोगों ने एकदम जो प्रोटेस्ट था ना वो शुरू कर दिया, उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, रायोट्स फैल गया था, 59 पीपल को मारा गया। क्यों? क्योंकि जो भीड़ है उसने रायोट फैला लिए थे कि आने नहीं देंगे, आप उतर के तो दिखाओ, हम भी देखते हैं कैसे उतर जाते हो। तो अब वो भाई प्रिंस थे, अब इंडिया के अंदर आ रहे हैं, इंडिया किसका पार्ट था, ब्रिटिश का पार्ट था, तो अब किसी और दूसरे देश का जो प्रिंस है वो किसी अपने फ्रेंड, मान लो जैसे समझो, कहाँ समझे, ये जगह आपको दिख रही है, कोई बात, अगर नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, बस इतना समझो, ध्यान से देखने की कोशिश करो। मान लो ये x है और ये y है,
और ये जो वाई है वो जेड के ऊपर हुकूमत कर रखा है। तो ये एक्स क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स है, ठीक है। और वाई क्या है, इनके दोस्त है। वाई कौन है, ब्रिटिश है। और ब्रिटिश ने किसके ऊपर कब्जा करके रखा है, यानी कि वाई ने जेड के साथ कब्जा करके रखा है। तो अब जो वाई है वो एक्स को बोलेगा ना कि भैया मेरे शहर में आओ, हमने बहुत अच्छे तरीके से कब्जा करके रखा है, आपको दिखाएंगे हमारा राज्य। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश जो था वो इंडिया का पार्ट बन चुका था, सॉरी जो इंडिया था वो ब्रिटिश का पार्ट, ब्रिटेन का पार्ट बन चुका था, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एकदम गुलामी करके रखी थी। तो ठीक है भैया, जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे वो बोले आए ठीक है हम आते हैं आपके घर में, अतिथि देवो भव, आए वो आपके घर में, मतलब हमारे घर में। अब जो जेड था वो कौन था, इंडिया था। इंडिया बोले कि अच्छा बच्चा हम आपको आने देते हैं हमारे शहर में, हाँ हाँ आओ आपको बताते हैं कौन है राजा, कौन है मंत्री, कौन है चोर, कौन है सिपाही। तो फिर यहाँ पर रायोट्स फैलना शुरू हुए। रायोट्स बहुत भयंकर तरीके से फैले, 59 पीपल मर गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड की बात हो रही है, ऑफ रिकॉर्ड तो आपको पता ही नहीं है कितना मर गए। अगर आपको लगता है कि ब्रिटिश ने जो भी, ब्रिटेन ने यहाँ पे जो भी लिखा है वो सच है या झूठ, तो आप एक काम करो, जालियनवाला बाग लेकर विकिपीडिया पर सर्च करो, उसके अंदर कितने ज़्यादा लोगों की मौत दिखाई गई है, अराउंड 150। मे भी मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा, अराउंड 150 आपको दिखेगा विकिपीडिया के ऊपर। ये फैक्ट नहीं है, ये एकदम लाइव है, लाइव नहीं मतलब एकदम सच्चाई। आपको अभी लग रहा है ना तो वीडियो को बंद करो, जाकर वहाँ पे चेक करो विकिपीडिया पे जालियनवाला बाग के अंदर क्या लिखा गया है, कितने लोग मरे थे, देख कर आओ। और फिर आप इतिहास को उठा कर देखो, सिर्फ ये विकिपीडिया नहीं, इंडिया वाला, उसको उठा कर देखो किसी भी यूट्यूब में जिनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो, या फिर जिनको आपको लगता हो कि हाँ ये जो आदमी है या फिर ये जो भी है इनकी बात पे विश्वास किया जा सकता हो, उनकी वीडियोस देखो, उनके अंदर वो आपको बताएंगे कितने ज़्यादा लोग असली में मरे थे, क्या क्या हुआ था और वहाँ पे क्या लिखा गया है वो देखो। और फिर आपको ये भी याद होगा कि जो जनरल डायर थे, ओ डायर, और जो आर डायर थे और ओ डायर, उनमें से एक को जिसने ऑर्डर दिया था, यानी कि आर डायर, जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनको अवार्ड उनको अवार्ड दिया गया था, उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से सलामी दी गई थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इतने लोगों को मार कर आप तो एकदम विजयी भव, ऐसा हुआ था। जबकि आपको पता है रियलिटी क्या है। तो यहाँ पर जो भी लिखा गया हो उसके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है, क्योंकि 59 देखने में बहुत कम मात्रा लग रहा होगा, बट असली में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, ये तो था एक्टिविटीज़ के आगे चले थे। अब प्रिजन के अंदर लोगों ने पिलग्रिमेज बना रखा था, मतलब लोग जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जितने भी ट्रूप्स थे वो क्या करते थे, जो भी लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए दिख जाते थे या फिर अहिंसावादी बातें कर रहे थे, हिंसावादी बातें करते कि इससे मारना इससे मारना, तो फिर ये लोग क्या करते थे कि उन सबको बैठाकर चलो जेल में, चलो जेल में। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लीडर्स, लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हुए, भगत सिंह हुए, भगत सिंह को तो एक्चुअली वो लास्ट में खुद से सरेंडर हो गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जिन सबको ब्रिटिशर्स अंदर करते गए। तो अब ये बाहर तो भैया शांत बैठे नहीं कि अंदर बैठेंगे, नहीं बैठे, अंदर ही उन्होंने एकदम शुरू कर दिया कि अब तो निकलने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ पे हल्ला बोल करेंगे, वो करेंगे, ये आंदोलन छेड़ेंगे, वो आंदोलन छेड़ेंगे, ये इसको बॉयकट करेंगे, उसको बॉयकट करेंगे। जो लोगों ने सोचा था, जो ट्रूप्स थे उन्होंने सोचा था कि कम से कम जेल के अंदर आने के बाद तो शांति हो जाएंगे, पर नहीं, शांत नहीं हुए, वहाँ पे भी भड़क गए। तो वहाँ पे तो एकदम ऐसी बात है, क्योंकि क्या ही काम था बाहर तो फिर भी कुछ काम है, किसी का कोई नेता बोल दिया ये कर दो तो वो करना था, इसके अंदर तो कुछ काम है ही नहीं, खाना खाना है, आराम से बैठना है और बस बातें करते जाओ। तो यहाँ पर देखा गया कि प्रिजन को इन लोगों ने पिलग्रिमेज बना दिया था, एक मंदिर टाइप का बना दिया था, उसके अंदर तो और भी अच्छी बातें होती थी कि अब तो ब्रिटिशर्स को बाहर निकाले। गांधी जी है ना, वो उन्होंने बोला है भाई 1 से 1.5 साल के अंदर निकाल देंगे इनको, तो बस अब देखो हमारी जो अगली पुस्तें हैं वो खुली हवा में सांस लेंगी, ये बातें हैं। फिर अब जब देखा ब्रिटिश ट्रूप्स ने, अरे अंदर तो ठीक है, मतलब बाहर तो ठीक है, अंदर भी लोगों ने नहीं छोड़ा है। अब इन्होंने अंदर बाहर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा सीवियर मेजर्स लगाने शुरू कर दिए, जैसे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ताकत से सप्रेस करने की कोशिश की, कहीं भी सप्रेस कर दिया। इन लोगों ने मीटिंग्स को बैन करना शुरू कर दिया, कोई भी लोग दिख जाते थे मीटिंग करते हुए, वही बैन, 2 लोग देखे बस खत्म, स्वाहा, गोली बढ़िया चलने लगी। ठीक, फिर लीडर्स को जेल में डालना शुरू कर दिया, चलते जाओ। आपको पता है क्योंकि इन सारे रीजंस के बाद भी वो लोगों ने क्या किया, प्रिजन को पिलग्रिमेज बना के रखा था। ठीक, अब ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने जो सोचा था, जो सपना देखा था, उनके साथ साथ जो पूरे देश के जितने भी करोड़ लोगों ने सपना देखा था कि अब मेरा बच्चा एक खुली भारत के अंदर सांस लेगा, वो सपने के ऊपर एक ताला लग गया। ये कांड है चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा कांड यूपी के अंदर एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पर हाफ स्टोरी आपको पता होगी, फुल स्टोरी के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। फिर भी यहाँ पर आपके सिलेबस में है तो शुरू करते हैं। 5 फरवरी 1922 के अंदर 3000 लोगों की भीड़ आई थी। उससे पहले की कहानी ये है कि साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट है, साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था कि जो लाइगर की दुकानें हैं, ब्रिटिश जो भी गुड्स आ रहे हैं उन सबको बॉयकट करना है। तो अच्छी खासी मॉब थी,
छोटी मोटी, तो वो साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब वहाँ के जो मर्चेंट्स थे वो बगल में एक पुलिस स्टेशन था, तो वहाँ पे जाके कंप्लेन किए कि देखिए आपके जो लोग हैं वो लोग गुड्स को बैन करवा रहे हैं, जितनी भी दुकानें हैं उन सबको बंद करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो पुलिस निकली, पुलिस ने बहुत लोगों को मारा, ठीक है, लाठीचार्ज हुए, फायरिंग वगैरह हुई, ये सारी चीज़ें थी। अब इन सारी चीज़ों को देखकर, क्योंकि वो लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो ब्रिटिश ने क्यों वायलेंस इस्तेमाल किया, तो इन सारी चीज़ों से जो और भी भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा भड़क गई। वो लोग 300 के करीब थे, अब आई 3000 के करीब की भीड़ थी, 3000 से भी ज़्यादा की भीड़ आई थी। अगले दिन 5 फरवरी को उस दिन आई, और वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो ट्रूप्स थे, बेसिकली वो इंडियन ही थे, वो जो ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे थे, तो अब जो पुलिस स्टेशन था उसके सामने आकर सारे लोगों ने घेर लिया। अब देखो जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर 22 लोग हैं, बाहर है 3,000 से ज़्यादा की भीड़। इन लोगों ने सोचा कि अब क्या ही कर सकते हैं, आखिर ना कैसे करके वो भीड़ तो उनके ऊपर आक्रमण करेगी। पर शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी ये जो ट्रूप्स थे इन लोगों ने। उनमें से भी किसी एक जो इंडियन था उसका, उन्होंने सबसे पहले जो गोली मारी थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 नहीं 10-12 लोगों को इन्होंने मारा था, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, और भी 7 लोग थे। तो ट्रूप्स ने सबसे पहले जो 3000 प्लस की जो भीड़ थी उसके ऊपर फायरिंग की, जिससे भीड़ भड़क गई। बोले कि अरे कल आए थे फिर भी तुमने मारा, आज आए साइलेंटली प्रोटेस्ट करने फिर भी मार रहे हो, अब हम कैसे चुप रहे? तुम तो 22 और हमें देखो 3000 में से कुछ मरे होंगे, फिर भी काउंट कर लो, बहुत ज़्यादा लोग थे यार। तो फिर उन सब ने भड़क कर एक पुलिस स्टेशन था उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब इनसे इतनी सारी भीड़ को देख के जो 22 पुलिस वो बहुत ज़्यादा डर के फिर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसे। अब अंदर घुस गए, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने फायर कर दिया, फायर मैंने आग लगा दी, पुलिस स्टेशन पूरा जल गया, उसके साथ साथ 22 लोग भी जल गए। पर यह बात कहीं नहीं बताई जाती कि उनसे पहले आवाज़ तो सबसे पहले जो ट्रूप्स थे उन्होंने शुरू की थी ना, फायरिंग क्यों की, उससे पहले वाले दिन लाठीचार्ज क्यों किया, साइलेंट प्रोटेस्ट तो भगा भी सकते थे, क्यों नहीं भगाया, गोली क्यों चलाई? देख लो नतीजा। अब इन सारी चीज़ों के बाद खबर पहुंची गांधी जी तक। गांधी जी बोले अरे हम हिंसा कर रहे, तुम तो हिंसा कर रहे हो, बस बंद कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ये एक रीज़न है, कहा जाता है ये एक रीज़न है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों वापस हुआ। बट मेन रीज़न ये भी था कि गांधी जी को आखिर में पता चल गया, 2 साल तक ये मूवमेंट चला था, राइट, आई गेस 1-2.5 ईयर तक चला था। इसके अंदर गांधी जी को पता चल गया था कि यार ये जो भीड़ है ना वो अहिंसा पे तो बस टिकने वाली नहीं है, सब मेरे जैसे तो होते नहीं है, ठीक है, गांधी जी ने बोला, मैंने नहीं, सब मेरे जैसे तो होते नहीं है, सब तो अहिंसा पे चलेंगे नहीं, कोई ना कोई तो एक होगा ही। भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, लाला लाजपत राय थे, बहुत सारे ऐसे नेता, सुभाष चंद्र बोस भी थे। इन लोगों को पता था कि यार अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला, हिंसा करना ही पड़ेगा। और गांधी जी तो अहिंसा कर रहे थे। तो फिर गांधी जी को लगा कि कुछ ना कुछ तो टिकड़म लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भीड़ बहुत देर तक नहीं चल पाएगी और मेरा सपना साकार नहीं हो पाएगा। उन्हें एक रीज़न भी मिल गया था कि ठीक है यार, चौड़ी चौरा हुए रखा है, हमारी बात को उल्लंघन किया ही गया है, तो चले विड्रॉ कर ही लेते हैं। इस बात से जब विड्रॉ हुआ ये मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा नेता इनसे उदास हो गए थे। इनमें से एक भगत सिंह भी थे। भगत सिंह इनके बहुत अच्छे फॉलोवर थे, बचपन से इनको ही एम किया था कि इनके जैसा ही बनना है। पर जैसे ही इन्होंने वापस लिया ना, उनसे नहीं रहा गया, वो एकदम भड़क गए। उसके बाद बोले कि ठीक है आप अपना जो कर रहे हैं करिए, हमको अपना अलग रास्ता चुनने दीजिए। ठीक, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। और आपको अगर लग रहा हो एक बार फिर से ग्लिम्स चाहिए तो आप वीडियो पॉज करो, अपनी जो बुक है उसे एक बार रीड कर लो। ठीक, फिर ओपन फायर कर दे, ब्ला 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 ब्ला। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने विड्रॉ जो मूवमेंट था उसे विड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर गांधी जी अगले दिन, मतलब उसके कुछ दिन बाद, जब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे लोग उनसे, तो फिर वो बैठ के बोले कि अब ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो विड्रॉ हुआ है, जो अनटचेबिलिटी चल रहा है उसके खिलाफ भी तो हमें प्रदर्शन करना है, तो चलिए शुरू करते हैं अब। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने सब हर जगह कर्फ्यू लगा दिया था कि कोई भी आदमी एक दूसरे के साथ बैठा हुआ मिल जाएगा, मीटिंग कर रहा होगा, उन सबको हम जेल में डाल देंगे। तो गांधी जी को इस बुनियाद के ऊपर 6 साल के लिए जेल हुई थी। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए जेल हुई थी। 6 साल के लिए जेल होने के बाद जब गांधी जी 2 साल तक जेल में रहे थे, उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से उन्हें 2 साल के बाद ही निकाल दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया था। 2 साल तक ही ये जेल में रहे थे। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब सुनते हैं। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, भले विड्रॉ हो गया अंत में, कोई बात नहीं, पर इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ दिया था इस पूरे इंडिया के ऊपर। वो क्या क्या थे? तो अब सबके अंदर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था तो इसका 3 मेन रीज़न था। पहला, स्वराज चाहिए। दूसरा, जालियांवाला बाग जो हुआ है हत्याकांड, उसके लिए आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। तीसरा, खिलाफत मूवमेंट जो हमने चलाया है, किस वजह से चलाया? जो ऑटोमन एम्पायर के जो टर्किश लीडर थे, खलीफा, उनसे आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनके जो टेरिटरीज है उन्हें वापस देना पड़ेगा। ये हमारी 3 मेजर चीज़ें थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया।
हमारी बातों को एकदम नेगलेक्ट कर दिया। तो ये इम्पैक्ट था, इस वजह से ही ये जो मोमेंट शुरू हुआ था वो हुआ था। लेकिन फिर ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए थे, ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके तो आज तक माफ़ी नहीं मांगी गई है। तो आप सोच सकते हो कितना ही क्या ही हुआ होगा उस वक्त। फिर सबसे पहली बार ये देखा गया कि इंडिया में सबसे पहला जो नेशनल मास मूवमेंट हुआ था वो यही था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही हुआ था, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये अपर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास ही अंदर नहीं हुआ था। इसके अंदर मर्चेंट्स भी थे, इसके अंदर पीजेंट्स भी थे, इसके अंदर स्टूडेंट्स भी थे, इसके अंदर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी थे, इसके अंदर वुमेंस भी थी। उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इक्वल दर्जा मिला उनको, ठीक है। आज भी भारत के अंदर वुमेंस का सम्मान किया जाता है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो सबने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया, सारे पेजेंट्स, सारे फार्मर्स, सारे मर्चेंट्स, सब ने, जितने भी सारे ज़मींदार थे वो भी सारे पीड़ित हो चुके थे कि अरे एक तो पहले जो किसान हैं उनको लोन दो, उनकी खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है, उनसे ही पैसा मांग रहे हो, साथ ही साथ हमसे भी पैसा मांग रहे हो, होंगे तो ना देंगे। वो भी सारे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके थे। इस वजह से क्या हुआ, ये पहला भारत के अंदर नेशनल मास मूवमेंट बना हुआ था। सेकेंड ये था कि पीजेंट स्टूडेंट्स, टीचर्स, वुमेन, ये सारे के सारे इस मूवमेंट के अंदर पार्ट लिए थे, मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर अब सबके अंदर ये भावना आ चुकी थी कि भैया इससे नहीं होने वाला, डोमिनियन स्टेटस बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हमने डोमिनियन स्टेटस मांग ली, बहुत हो गया आपकी गुलामी, अब हो गया, अब हमें चाहिए आज़ादी। सब बच्चे के अंदर मन में एक आ गया था कि अब भारत आज़ाद होगा, अब भारत आज़ाद होगा। अब तुम अगर उससे, अब मान लो फॉर एग्जांपल समझो कि आपने अपने पापा से जब वो ऑफिस जा रहे उनसे पहले आपने डिमांड की कि मेरे को चॉकलेट चाहिए, पापा ने बोला ठीक है, आपको प्रॉमिस कर दिया। हो सकता है पापा आपको आते वक्त चॉकलेट नहीं लेकर आए, लेकिन दिन भर तो आपके अंदर फीलिंग आई ना कि चॉकलेट मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, चॉकलेट मिला ही नहीं। अब नहीं मिलेगा तो आप उदास हो जाओगे, वही बात है। सबके अंदर भावना हो गई थी उत्पन्न कि अब मेरे को फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, ब्रिटिशर से हमें आज़ादी चाहिए, मिला नहीं, सबको ही उदास, सबको ही हताश। अब उससे कम दोगे तो चलेगा भी नहीं, इसलिए आपके पापा क्या करेंगे, आपको उसी वक्त आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद फिर आपको घुमाने फिराने ले जाएंगे, आपको आइसक्रीम खिला देंगे, चॉकलेट दिला देंगे। फिर अब जो कांग्रेस थी, अब वो नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। अब सबको, जो सब जितने भी सारे लोग थे इंडिया के अंदर, उन सबको कांग्रेस के ऊपर विश्वास हो गया था कि हाँ इसका साथ दे दो, ये हमें आज़ादी दिलवा देगी, ठीक है। और कांग्रेस थी जिसने आज़ादी दिलवाने में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। फिर यहाँ पर हमने ये भी देखा, जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन सब ने ट्राई किया था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए, जिसके कारण हमें हराना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी भी दिखी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने साथ दिया था खिलाफत मूवमेंट का। उन्होंने बोला कि अरे ऐसे कैसे, हमारे घर के हो, हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा, ब्रिटिशर्स, नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे खिलाफ है। तो गांधी जी ने उन सबको बटोरा और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एक हो गए। फिर से जो ट्रस्ट था वो वापस से आने लगा। फिर अब एक भावना निकल चुकी थी कि देखो हमें तो स्वराज चाहिए, लेकिन विद इन द एम्पायर, कम से कम इतना तो दो, विद इन द एम्पायर तो दो। और इसकी भी कहानी बहुत सी दिलचस्प है। अभी 1928 के आसपास, मतलब 1928 के आसपास हमारी जो मांगे थी वो थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, यानी स्वराज विद इन द एम्पायर। लेकिन जब आए क्विट इंडिया मूवमेंट की बारी, उसके अंदर हमने डायरेक्टली घोषणा की थी कि देखो अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले यहीं पर ही बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर कि हमें चाहिए अब पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक। यहाँ से शुरू होती है कहानी हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सबसे पहली बात, ये जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, वो इंडिया के वाइसरॉय बने थे 1926 से लेकर 1931 तक। इन्होंने एक बिल पास करवा दिया था साइमन, ठीक है, साइमन कमीशन करके आपने नाम सुना होगा, साइमन गो बैक, तो वही वाला साइमन है, साइमन कमीशन। इनका नाम था जॉन साइमन। इन्होंने एक बिल पास करवा दी थी, या फिर के लिए उनको अपॉइंट किया गया था 1927 के अंदर, ये कहकर कि इंडिया के अंदर हम लोग पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है ना उसे एक्सटेंड करने वाले हैं। मैंने अच्छी बात है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम एक्सटेंड करने वाले हैं, मैंने तुमको थोड़ा सा और छूट देने वाले हैं, ये इन्होंने बिल पास करवा दी, या फिर कह लो इनका ये मोटिव था। पर मेन बात ये है, जानने वाली समझने वाली ये बात है कि तुमने ठीक है, तुमने ये बोला कि हम लोग पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया के लिए एक्सटेंड करने वाले हैं, पर तुमने ये गौर किया कि तुमने उस मीटिंग के अंदर एक भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया है। तुम्हारा मतलब हमारा फैसला हो रहा है, हमारे जीवन से रिलेटेड फैसला हो रहा है और हमको ही नहीं बताया गया है, ये बात हुई थी। इसके अंदर ये जो था, इसके अंदर कोई भी इंडियन प्रेजेंट नहीं था, जिस वजह से जॉन साइमन 1927 के अंदर इंडिया आ रहे थे, इंडिया आ चुके थे, बॉम्बे के अंदर आए थे। लेकिन अब बॉम्बे से जब वो आने वाले थे, कहाँ पर, लाहौर में स्टेशन पे जब वो उतरने वाले थे, तो इनको सबने रायोट फैला दिया, सबका विद्रोह, सबने इनको बॉयकट किया, ठीक है। इन्होंने ब्लैक फ्लैग्स, जिसके ऊपर लिखा था साइमन गो बैक, ये आपने बहुत बार सुने होंगे, तो साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए हड़ताल हुई थी, मतलब ब्लैक फ्लैग सारे साथ हड़ताल। लाहौर के स्टेशन के ऊपर साइमन इधर उतर रहा है और दिख रहे हैं, अरे वाह बहुत अच्छा से स्वागत हुआ है हमारा,
समझ रहे हो, ब्लैक फ्लैग और साथ ही साथ साइमन गो बैक के नारे के साथ लाहौर स्टेशन के ऊपर जब जॉन साइमन उतर रहे थे तो उनका स्वागत हुआ था। फिर इस स्वागत के अंदर जो स्कॉट थे, स्कॉट इनका मतलब इंडिया के अंदर वो क्या थे, लाहौर के ऊपर, लाहौर के अंदर वो एक जनरल कमांडर थे। तो जो स्कॉट था उन्होंने बोला कि अब आ रहा है भाई अतिथि देवो भव, ये लोग तो राइवट फैला के रखे हैं, बॉयकट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज किया। उस जो बॉयकट जो साइमन गो बैक का नारा लग रहा था उसके अंदर हमारे देश के महान नेता लाला लाजपत राय प्रेजेंट थे। वहाँ पर ये जो लाठी चार्ज जब हुआ उसके अंदर लाठी इनके सर पे लग गई थी, जिस वजह से उस ऑन स्पॉट उनका डेथ हो गया था। तो लाला लाजपत राय जी का देहांत होने के बाद इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित, इनको एडमायर करते, मतलब इनसे इंस्पायर्ड हो चुके थे भगत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह और लाला लाजपत क्या थे, एजर्टिव नेशनलिस्ट के पार्टी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राम दल वाले। भगत सिंह भी क्या थे, ग्राम दल, उनके खिलाफ मतलब उनके साथ ही जाते थे। तो लाला लाजपत राय जी के देहांत के बाद भगत सिंह, उनके साथ साथ सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों ने मिलकर प्लान किया कि अब हम तो स्कॉट को छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारे नेता को मारा, तुमने हमारे पापा सामान्य पुरुष को मारा है, अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने प्लान किया कि अब हम लेंगे गोली और तुम्हारे ऊपर दाग देंगे। पर हुआ क्या, जब वो पुलिस स्टेशन के पास गए तो वहाँ पे स्कॉट ना होकर सॉन्डर्स था। इन्हें तो मतलब था ना कि कोई ना कोई एक मरना ही है, मतलब वो भले अब जनरल ना मरे तो असिस्टेंट तो मर जाए कम से कम। तो उस लोग का ASP था सॉन्डर्स। तो सॉन्डर्स बाहर आया, ये लोग खड़े थे और दिन दहाड़े 7 गोलियाँ इनके अंदर सॉन्डर्स के अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने दाग दी थी। और दागने के बाद भाग गए। इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब सब कोई सर्च करने लगा कि मतलब दिन दहाड़े किसी ब्रिटिश के आदमी को, ASP को, इतना बड़ा पोस्ट, उसको मारना छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मारा, उसको भागे। लेकिन सबसे बड़ी गलती इंडिया की ये हुई कि जब वो भागे तो कांग्रेस ने उन्हें, मतलब ब्रिटिशर्स ने तो उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया। तो ठीक है, उनका क्या ही जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस ने भी उन्हें हाँ में हाँ मिला दी, जब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि ये लोग टेररिस्ट, समझ रहे हो, आपने देखा होगा उधम सिंह की जो सरदार उधम जो मूवी है उसके अंदर देखा होगा, उसके अंदर आपने सुना होगा बोलते हम टेररिस्ट नहीं, हम लोग टेररिस्ट नहीं हैं। तो उस वक्त कांग्रेस ने भी साथ दिया था, हाँ मैं हाँ मिला देती कि हाँ भैया वो भी टेररिस्ट है, क्योंकि दिन दहाड़े हत्या की गई थी। और जो गांधी जी थे वो तो वैसे ही हिंसा के खिलाफ थे, तो उनके साथ अब मिल गए। तो जब न्यूज़ मिली भगत सिंह को कि हमें टेररिस्ट बोला जा रहा है, जिसके साथ हमारा ही देश मतलब उनके साथ मिला हुआ है, मतलब वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये कांग्रेस भी मिली हुई है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इनके एक फ्रेंड थे जो कि इंग्लैंड से केमिकल इंजीनियर पढ़ के आ रहे थे, तो उनके साथ इन्होंने मिलकर बॉम्ब बनाने सीखा। और उसके बाद फिर कोर्ट था और उन्होंने एक ऐसा बॉम्ब बनाया था जो कि बस धुआं करेगा, कोई भी हार्म वाला बॉम्ब नहीं था, धुआं करेगा। उस बॉम्ब को ले जाकर दिन दहाड़े फेंक दिया। उसके बाद फिर चिट्ठा जो था पर्चा उसे उठाया, उसके बाद फिर वहीं पर नारे लगाया इनकलाब जिंदाबाद। वहाँ पे भागे नहीं, वो चाहते तो भाग जाते, वो नहीं भागे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, खुद से समर्पण कर दिया। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि जो फीचर्स क्या क्या थे। चलिए अब देखते हैं जो साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया था, आने वाला था, जो भी कह लो, उसके क्या क्या फीचर्स थे, उसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस थे। पहला ये था कि एबॉलिशन ऑफ डायरेक्टी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि ऑटोनॉमी। यानी कि इन लोगों ने बोला था कि अब देखो तुम लोग क्या चाहते हो, इंडिया वाले क्या चाहते थे, डोमिनेंट स्टेटस, मतलब स्वराज विद इन द एम्पायर, तुम हमें अपने इंडिया के अंदर हमारे अपना राज करने दो और तुम ब्रिटेन की तरफ से संभालो, मतलब हेड तुम ही रहोगे, हमें पर अपना अंडर राज कर दो। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इसे एबॉलिश करेंगे। तो इन्होंने डायरेक्टी को एबॉलिश किया। फिर सेकंड पॉइंट क्या था कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लगा, कि मैंने इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इसको भी इन्होंने एबॉलिश करवा दिया। जो भी हमारे पॉइंट्स थे कि हमें कैसे भी करके डोमिनेंट स्टेटस चाहिए भाई, स्वराज चाहिए, पर भले अब तो इतना ज़्यादा छूट दे रहे हैं हम हमारे देश के अंदर, हमें आज़ादी दो, बाहर तुम्हें जो करना है वो करो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको भी तुम लोगों ने एबॉलिश कर दिया। ये था साइमन कमीशन का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो जब चाहें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि गुजरात भी इस यूनियन का पार्ट बने, वो चाहता है तो वो अपना अलग बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो तमिलनाडु है वो एक अलग से मतलब हमारे साथ है, वो चाहे तो एक अपना एक राज्य बना के रह सकता है, प्रिंसली स्टेट बन के रह सकता है। ये सेकंड पॉइंट था। फिर गवर्नर जो जनरल होगा वो शुड इलेक्ट एंड अपॉइंट मेंबर्स ऑफ हिस कैबिनेट। जो भी गवर्नमेंट के जो जनरल होंगे वो अपने ही अंदर लोगों को अपॉइंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने बाहर के लोग आना नहीं। ठीक। फिर हाई कोर्ट
को अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखा जाएगा। मतलब ये नहीं कि जो हाई कोर्ट होगा इसके अंदर सिर्फ, अभी तक तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ना, उसके अंदर इंडिया के जो जजेस थे उनको नहीं बैठने दिया जाता था। मतलब जो भी लॉयर होगा वो इंडिया का नहीं होगा, क्योंकि वो अपना साथी वाले को जाहिर सी बात है उसे बचाना चाहेगा। इस वजह से इन लोगों ने ये भी बोला कि जो हाई कोर्ट है उसके अंदर अभी भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा ना वो हमारे पास ही रहेगा, मैंने ब्रिटिश इंडिया के पास ही रहेगा, तुम्हारे पास कम्प्लीटली नहीं रह सकता। ये थे कुछ पॉइंट्स जिस वजह से ये भी देख लो कि सिर्फ जाहिर सी बात है ये ही नहीं था कि हमें कोई भी इंडियन प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ एक ही रीज़न तो नहीं हो सकता ना, कुछ और भी रीजन थे। तो ये रीजंस थे, मतलब तुम बात कर रहे हो कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री राइट्स दोगे, उसको एक्सटेंड करोगे, पर तुम इंडिया को इंक्लूड नहीं करवा रहे हो, उसकी जो भी पॉइंट्स उसे खारिज किए जा रहे हो, तो कौन तुम्हें रखना चाहेगा, तुम्हें बेदखल किया जाएगा। हमने किया भी, समझ में आ रहा है। फिर अब हुई बारी पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज नेहरू जी ने लाहौर में, जब यहाँ पर जो भगत सिंह थे इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया, इनसे बहुत ज़्यादा लोग प्रेरित हो गए, ठीक है, कि अब मतलब एक 26 भी नहीं 21-22 साल का नौजवान इतना बड़ा काम कर सकता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, वो भी उनके कोर्ट के अंदर जाकर उनके सामने बम फोड़ के दिन दहाड़े इनके ही एएसपी को गोली मारी। इनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित हो चुके थे। इनकलाब जिंदाबाद का ये भी मतलब था कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने बोला नेहरू जी कह रहे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंट्रोल करो, तुम भी जाओ। नेहरू जी आए, लाहौर में रवि नदी थी, वहाँ पे रात के 12 बजे के आसपास इन्होंने भी झंडा लहरा दिया। अब बोला कि अब हमें चाहिए पूरी आज़ादी। अब डोमिनेंट स्टेटस की हम मांग नहीं करते, तुम्हें जब देना था तुमने नहीं दिया, अब हो गया, पोस्ट डेट हो गया, अब नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, बोलो आज़ादी। ठीक, 1929 की बात है, इसलिए मैंने बोला कि 1928 तक हमने किसकी मांग की थी, डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी मैंने, स्वराज विद इन द एम्पायर। यहाँ पे हमने देखा। अब हमारी बातें कहाँ पे होंगी, अब हमारी बातें होंगी पूर्ण स्वराज से रिलेटेड। 1930 के अंदर, जनवरी के अंदर हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने की बात की। ये एक नेशनल मूवमेंट था जिसका मेन उद्देश्य ये था कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ये एक नेशनल मूवमेंट था जिसका मेन उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी 1930 को हम लोग मनाते हैं पूर्ण स्वराज तिथि के नाम से। इस वजह से ही आपने ये वाली वीडियो देखी होगी, आर्यन की है, अगर नहीं देखी तो देख लेना, अच्छी लगेगी, मोटिवेट हो जाओगे थोड़ा सा इंडिया के प्रति। तो इसके अंदर भी बात हुई है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया आर्यन ने, तो जाहिर सी बात है वहीं पे देख लेना। जहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रेस ना कर पाऊँ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1930 के अंदर हम लोग पूर्ण स्वराज की डे, मतलब पूर्ण स्वराज तिथि के नाम से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दिन हमने ये पूरे अच्छे से, मतलब 1929 के अंदर नेहरू जी ने बोला दिसंबर के वक्त हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 के अंदर हमारा पूरा मोटिव बन चुका था कि अब तो पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके लिए गांधी जी को हमने लीडर पे, मतलब लीडर के एज अ लीडर चूज़ किया कि उन्हीं के इशारों पे हम लोग सारा जो मूवमेंट है, जो कि मास मूवमेंट चलने वाला है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसे चलाने वाले हैं। तो हमने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे के नाम से जाना गया। इसके अंदर फिर जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे असेंबली वगैरह के अंदर, उन सबने रिजाइन मार दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी नॉन कॉपरेशन की बारी आती है, जब भी ब्रिटिशर के खिलाफ जाना होता है तो हम लोग रिजाइन करके बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन जितने भी हो रखे थे वो सबको विड्रॉ कर लिया गया था। अब हो क्या, जब तक तुम्हें अपना जो डंका बजाना था वो तुमने बजा लिया, अब हमारी बारी है, अब हम जो करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बाती जो बारी है वो शुरू हो चुकी है। ये चला था मूवमेंट 1930 से लेकर 1934 के अंदर, फिर उस मूवमेंट को भी विड्रॉ कर लिया गया। आप यहाँ तक रीड करो, तब तक हम थोड़ा पानी पी कर आते हैं। इन सब में एक पॉइंट है जो कि कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है, सिलेबस में नहीं है, उसके अंदर स्टार भी लगा गया है। नेहरू रिपोर्ट ये कहता है, एक सिंपल से समझो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो शुरू हुआ, इसके पीछे जो रीजन थे वो क्या था। हमने एक नेहरू रिपोर्ट जारी की, वो क्या है भूल जाओ, बस समझो नेहरू रिपोर्ट थी। उसके अंदर हमने 1 ईयर का अल्टीमेटम दिया था ब्रिटिश को, आप हमें दे दो डोमिनेंट स्टेटस, वरना नहीं दे सकते तो हम 1 साल के बाद आपको, आपकी जो भी कारण, मतलब जो भी आप नहीं किए उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। तो 1 साल पूरा हुआ, हमने 1928 के अंदर इस रिपोर्ट को भेजा था। 1929 के अंदर ये जो 1 साल था वो पूरा हो गया। अभी तक ब्रिटिशर्स ने हमारी जो चीज़ें थी उसको पलट के देखा भी नहीं था। हमने जो भी नेहरू रिपोर्ट सेंड की थी मोतीलाल नेहरू के अंडर, याद रखने की कोशिश करना नहीं है, ठीक है, मतलब बस समझो कि क्या हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आने के पीछे। तो अब हमारा 1 साल का अल्टीमेटम जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है, हमने 1 साल की मोहलत दी थी, आपने नहीं किया।
तब नेहरू जी ने आवाज़ उठाया 1929 के अंदर, लाहौर के ऊपर झंडा लहराते हुए बोला कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और इस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था। अब गांधी जी को चाहिए था कुछ ना कुछ रीजंस, कुछ तो रीजंस होने चाहिए ना। तो फिर गांधी जी ने देखा कि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सॉल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के रखा था। 65% से भी ज़्यादा का टैक्स बढ़ाया गया था, ठीक है, 65% टैक्स नमक के ऊपर, जबकि नमक तो हर एक इंसान की ज़रूरत है। नमक हमारी ज़िंदगी में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये हवा, ये पानी। आपने उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा के रखा है, गरीब तो नमक खा ही नहीं सकता। इस वजह से गांधी जी को एक कोर हार्ड मोटिव मिल गया कि अब ठीक है, मूवमेंट शुरू करना है, मेरे पास रीज़न भी है, मोटिव भी है, चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। इसका सबसे पहला प्रथम चरण जो था वो था दांडी मार्च। आप सबने सुना होगा, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, ठीक। तो यही कहानी है दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 12 मार्च से 1930 के अंदर शुरू हुआ था। 390 किलोमीटर की पद यात्रा हुई थी जो कि दांडी में जाकर ख़त्म होने वाली थी। और हुई कब? 6 अप्रैल 1930 के अंदर यहाँ पर गांधी जी आए, नमक बनाया, उसके बाद इन्होंने टैक्स को तोड़ दिया। उन्होंने जो सॉल्ट लॉ लगाया गया था, सॉल्ट टैक्स, उन सबको हटा दिया। बोला कि अब तो हम बना के खा सकते हैं, आप हम देखते हैं क्या ही कर सकते हो। गांधी जी ने शुरू की थी ये मूवमेंट 70 लोगों के साथ। कहाँ से सर पॉइंट उठा रहे, ये वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरह गांधी जी की जीवन। तो अब इनके साथ 77 से तो शुरुआत की थी। इन्होंने ऐसे लोगों को चुना था जिनको कितना भी मार लो, कितना भी झरपेट लो, वो अपना अहिंसा से हटेंगे नहीं, हिंसा में नहीं जाएंगे। उनके जैसे लोग थे। 77 से शुरू की थी, देखते देखते 1000 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ आ गई। ये पहुँच गए दांडी। वहाँ पे जाने के बाद साबरमती, मतलब जो दांडी पे जाने के बाद गांधी जी ने ये बोला था कि अब उसके बाद जब तक इस देश को आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक मैं साबरमती आश्रम नहीं आऊँगा। और कहा जाता है उसके बाद वो कभी जा भी नहीं पाए, क्योंकि आपको पता है 1948 के अंदर 30 जनवरी को क्या हुआ था, ठीक है। फिर कहाँ थे? उसके बाद फिर इन्होंने डिफेंस ऑफ सॉल्ट लॉज को हटा दिया और फिर साथ ही साथ लिकॉर जो थे, दारू, बॉयकट करवा दिया, ठीक है। फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स, इन सबको इस सबको भी क्या किए गए? बॉयकट किए गए। और साथ ही साथ जितने भी लोग पेमेंट्स, टैक्सेस, रेवेन्यूज, इन सबको हटाना शुरू कर दिया। मतलब लोग उन्हें छोड़ दिया, तुम टैक्स मांग रहे हो, पेमेंट है, लैंड, अरे लेकर, अरे क्लोथ्स वो भी फॉरेन, गुड्स वो भी फॉरेन है, ये सब क्या हो रहा है? तो सारी चीज़ों को बैन करना फिर से शुरू किया गया। इसके कारण क्या हुआ? रैपिड स्प्रेड हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रैपिड स्प्रेड होने लगा इस मोमेंट का। हड़ताल होने लगे, बॉयकट होने लगी चीज़ें, लिकर को बहुत ज़्यादा पिकटिंग होने लगा, माने लोअर बोल जो इसको चलाया गया, ये जो भी गाड़ी है, जो भी कहते हैं इसको, इसे चलाया गया, ठीक है। फिर हमारे पास है खान अब्दुल जफ़र खान। इन्होंने नॉन वायलेंस और साथ ही साथ फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिन्हें हम लोग रेड शर्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, या फिर खुदाई खिदमतगर्स, जिन्होंने इस मूवमेंट को एक बहुत अच्छा खासा नाम दिया था। इन्होंने ही इस नेशनल जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर भी इन्होंने पार्ट लिया था, ठीक। एक 13 साल की बच्ची थी, ठीक है, बच्ची नहीं कह लो, रानी गाइदिलियो, इन्होंने भी इस रिवॉल्ट के अंदर पार्ट लिया था। सोचो यार, बस 13 साल की बच्ची ने पार्ट लिया था इस इतने बड़े रिवॉल्ट के अंदर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि सबके अंदर, सभी के रगों में बस चुका था कि अब तो हमें इन ब्रिटिशर्स के अंदर रहना ही नहीं है। घुटन होने लगी थी, होती थी, जाहिर सी बात है, आपके ऊपर कोई राज करने लगेगा, आपको फ्रीडम ही नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, क्या ही कर सकते, घुटन होगा ना। सोचो, छोटी सी बच्ची, 13 साल की बच्ची, इसने भी आवाज़ उठाई। फिर अब इतना सब होने के बाद ब्रिटिशर्स कौन से साथ में बैठने वाले हैं, वो भी रिप्रेस करना शुरू किए। इन्होंने 90,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया। टैक्सेस जो नहीं देते थे उनकी प्रॉपर्टीज़ हड़पना शुरू कर दी, इनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करने लगे, फायरिंग होने लगी, लाठी चार्ज होने लगे, सभी लोगों की जहाँ भी भीड़ दिखती है, अरे मारो, बस दिन मारते रहो। जफ़र खान जो थे, खान अबुल जफ़र, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिर चंद्र सिंह जो थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। बहुत सारे ठाकुर चंद्र सिंह, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 1930 से लेकर 1932 के अंदर चली थी। सबसे पहली बात करेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चली थी। इसके अंदर नेशनल कांग्रेस जो थी वो नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? ये चल रहा था ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, और इससे पहले हमने जो डिमांड्स भेजी थी उसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया था। तो इतनी सारी अपमान के बाद कौन जाने वाला है अतिथि देव भव के घर में, ठीक। इसके अंदर B.R. अम्बेडकर जी गए थे, और B.R. अम्बेडकर जी को ब्रिटिशर्स ने झांसे में ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर जब वो B.R. अम्बेडकर जी वहाँ पर गए तो उनको बोला गया था कि देखो इंडिया के अंदर क्या हालत, तुम्हारी हालत,
तुम्हें कोई स्टेटस नहीं दे रहा है, तुम्हें कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तुम जो अनटचेबिलिटी जो फॉलो करवा रहे हो, मतलब जो हरिजन सवाल लेकर जो ये जो भीड़ बना रखी, भीड़ नहीं मतलब एक संस्था लेकर चल रहे हो, इसके खिलाफ सबको है, सिर्फ इसके खिलाफ है सब कोई, तुम्हारे कोई सहयोग नहीं दे रहा है, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें इसके अंदर राइट्स देंगे, जो अनटचेबिलिटी है इसकी प्रथा को हटाएंगे और साथ ही साथ तुम सबको एक इक्वल स्टेटस देंगे। तो इन सब में नेशनल कांग्रेस तो थी नहीं, तो बी आर अम्बेडकर जी थे, इनके झांसे में आ गए। तो फिर हुआ हमारे पास सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर गए गांधी जी को, यहाँ पर हुए थे गांधी इरविन पैक्ट, तो वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्योंकि ये एक सीक्वेंस में आने दो, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर गांधी इरविन पैक्ट में आएंगे। तो जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, अब क्या हुआ था उस थोड़ा सा बस इंतजार कर लो। इसके पैक्ट मतलब इस पैक्ट के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन रखे गए, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए थे, जिसके बाद गांधी जी मान गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठने के लिए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि जिसके अंदर गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में भड़स हो गई थी, मतलब एकदम लड़ गए थे, अब एकदम लड़ाई हो जाती। क्योंकि क्या हुआ था, गांधी जी को पता था कि अगर अम्बेडकर हमारे हाथ से निकल गए तो हमारे देश का संविधान नहीं बन सकता, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये, अगर वैसे ही मुस्लिम और हिंदू के बीच में इन लोगों ने लड़ाई करवाई रखी है, अब अनटचेबिलिटी की बात पे भी अगर हमारे साथ ही हमारे देश के आदमियों के अंदर लड़ाई करवा देंगे तो फिर क्या ही बचेगा इस देश के अंदर, तो फिर हमारा साथ ही कौन देगा इस मूवमेंट के अंदर, इस देश की आज़ादी के लिए कौन हमारा साथ देगा। तो फिर गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो अम्बेडकर है वो उनके साथ जाए। इसके लिए भी एक पूना पैक्ट हुआ था, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे करके गांधी जी और फिर अम्बेडकर एकजुट हो गए। थोड़ी सी लड़ाई होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। फिर यहाँ पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932 की बात है, ठीक है। इसके अंदर INC ने फिर से रिफ्यूज़ कर दिया जाने से, हम नहीं जाएंगे, रहने दो, बहुत हो गया। उसके बाद फिर कम्युनल अवार्ड दिया गया, मतलब एक घोषणा की गई थी, वहाँ के जो भी वाइसरॉय वगैरह जो भी थे, ये सब लंदन में हो रहा है, जितने भी सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अधिकतर लंदन में ही हुए थे। तो उन सब ने बोला गया था कि एक कम्युनल अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि जो अम्बेडकर जी, उन्हें बोला गया था कि हम आपको 72 सीट्स देंगे इक्वल डोमिनेंस स्टेटस के लिए, मतलब आप जो अनटचेबिलिटी प्रथा कर रहे हो, ठीक है, तो हम आपके लिए 72 सीट्स देंगे। तो फिर इस वजह से अब जब गांधी जी ने देखा कि अरे 72 का ऑफर दे रहे हैं, अरे फिर से लड़ाई करवाओगे क्या तुम लोग, तो फिर गांधी जी ने बोला कि देखो अम्बेडकर जी इधर आइए, हम आपको 148 देंगे, वो 72 दे रहे हैं, हमको 148 सीट्स देंगे, वो भी इंडिया के अंदर। तो बोले कि अच्छा, फ़ायदे का सौदा लग रहा है, इन्होंने अपना लिया। तो 148 सीट्स मिल गई, कांग्रेस और फिर अम्बेडकर भी पूना पैक्ट के तहत ये दोनों एक साथ आ गए, ठीक है, 148 सीट्स मिल गई। ये समझ में आ गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, मोटा मोटा उद्देश्य सबको समझ में आ गया हो। अब देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जो मैंने बोला था कुछ देर पहले, भूल जाओ, अब उसकी बारी आ गई है। 5 मार्च 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसके कुछ पॉइंट्स थे। पहला, जब ये जो पिक्टिंग हो रहे हैं, मतलब लिकॉर वगैरह सब बंद हो रहे जा रहे हैं, ये जो क्लोथ्स जितने भी सारे जो क्लोथ की शॉप्स हैं उन सबको जो बंद करवाया जा रहा है, कौन बंद करवा रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स करवा रहे हैं। तो इन सबको परमिट दे दो, मैंने तुम खोल सकते हो। कौन बोला ये सब, ब्रिटिशर्स बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे, गांधी जी को, कि तुम जो बहुत सब ये जो लिकॉर बंद कर दे रहे हो, क्लोथ की शॉप्स को बंद करवा दे रहे हो, बॉयकट करवाया जा रहा है, ये सब क्या लगा के रखा है भैया, ये ऐसे कैसे, परमिट दे दो ना, छोड़ दो, आपस का मामला निपटा लेते हैं हम लोग, छोड़ दो तुम लोग, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। फिर ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, गांधी जी और इरविन के बीच में बातें हो रही थी, कुछ पॉइंट्स रखे गए थे, समझने के लिए समझो, गांधी जी इरविन के बीच में बातें हो रही थी, कुछ पॉइंट्स रखे गए थे। इसके अंदर एक और पॉइंट ये भी था, इस वक्त क्या थे, अभी जो भगत सिंह उनको अभी तक फांसी नहीं हुई थी, तो ब्रिटिशर जो इरविन थे उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें हम क्या करें। तो गांधी जी ने बोला कि जिन्होंने अहिंसा का साथ दिया है उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। तो फिर इरविन ने बोला क्या था, तो ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। गांधी जी ने बोला कि देखो वो मैं नहीं बता सकता, आपको जो करना है वो करो, अगर आपको लगता है गलत है तो ठीक है, नहीं लगता तो लेकिन मैं अपनी तरफ से ये नहीं बोलूँगा कि उन्हें आप छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने मेरी बात का उल्लंघन किया है, उन्होंने हिंसा चूज़ किया है अहिंसा के ऊपर। इस बात से लोगों को लगता है कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को छुड़वा सकते थे, उनको फांसी नहीं होती। इसके पीछे की सच्चाई आप उस वाली वीडियो में देख लो क्या थी, पूरी वीडियो तो पूरी चैप्टर तो मतलब सारी बातें तो यहीं पे डिस्कस नहीं करते, वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। फिर ये सेकंड पॉइंट था। फिर इन्होंने बोला कि जो टैक्स जो सॉल्ट के आजू बाजू के जितने भी सारे एरियाज़ हैं ना, सी कोस्ट के आजू बाजू के एरिया, तो वहाँ से लोगों को सॉल्ट निकालने की इजाज़त दो, ठीक है, ये जो टैक्स बढ़ा के रखा है उसे कम करो, पहली बात। फिर जितने भी सारी प्रॉपर्टीज़ को तुमने हथिया के रखा है उसे छोड़ो, ये सब पॉइंट्स हैं। फिर जो इन सब के बदले ब्रिटिशर्स ने हमसे क्या मांगा, ब्रिटिशर्स ने हमसे मांगा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो तुमने चढ़ा के रखा है ना, इसे सस्पेंड कर दो। अगर तुम इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दोगे तो तुम्हारे जितने भी सारे पॉइंट्स वो सब हम लोग मानने के लिए तैयार हैं।
और आप सबको पता है इसका नतीजा क्या हुआ, गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया। और सर दूसरा पॉइंट ये भी था कि सेकंड राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस होगा उसके अंदर आपको आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस के अंदर जब डोमिनेंट स्टेटस की बात हुई, मतलब वहाँ पे तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी जब अम्बेडकर जी को कहा गया कि ठीक है आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको सीट्स दे देंगे, तो इस बात को वहीं पे लागू नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय जो मेन लीडर था या फिर कह लो मेन ऑर्गेनाइजेशन जो था इंडिया के अंदर वो क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बिना उसके कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। इस वजह से गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया था कि आपसे हम बापू विनती कर रहे हैं कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, वरना जितने भी सारे पॉइंट्स हम रखना चाहते हैं वो रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके बिना तो ये सब संभव ही नहीं है, आप ही मेन लीडर हो, आपके बिना तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे समझो कि राहुल गांधी चले गए ब्रिटेन, अमेरिका वहाँ पर जाकर ये उन्होंने डील साइन करवा दी कि हम लोग इंडिया जो है वो ऐसे सिचुएशन तो आ नहीं सकती, फिर भी मान लो आ गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोन देने के लिए तैयार है, अमेरिका आपको हम लोन दे देंगे, तो उस बात को खारिज कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, इस वक्त रूलिंग पार्टी कौन है, मोदी की, बीजेपी, तो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अनुपस्थिति में कोई ऐसा डिसीजन ले नहीं सकता। अगर राहुल गांधी लिए हैं तो उस बात को भी खारिज कर दिया जाएगा कि देखो आप तो है नहीं, आप तो हेड हो ही नहीं, आपकी बात हम कैसे मान लें, मोदी जी को आने तो वही बात करेंगे। तो उसी सिचुएशन के अंदर ये समझो कि गांधी जी के बिना या फिर कह लो नेशनल कांग्रेस के बिना अम्बेडकर जी की जो बातें थी उसे वैल्यू नहीं दी गई थी, इस वजह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्हें जाना पड़ा, क्योंकि एक पॉइंट भी था, एक इवेंट पैक्ट के अंदर आया था। समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए? सबसे पहले इम्पैक्ट हुआ कि पेट्रोटिक भावनाएं इस पूरे कंट्री के अंदर फैल गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से तो फैली हुई थी, बीच में बंद हो गई थी, अब फिर से आग लग गई, चिंगारी जली रही है, करने से बस आग लग जा रही है, लग गई आग। फिर सोशल ग्रुप बन गए, स्टूडेंट्स के भी और साथ ही साथ मर्चेंट्स के भी, सबने अपने अपने ग्रुप बना लिए कि अब तो जब भी तैयार, मतलब जब भी तुम बोलो कि लड़ना है तो बस हम जीने मरने को तैयार हैं आपके लिए। फिर नॉन वायलेंस का महत्व सबको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी वक्त चल रहा था कौन, इसी वक्त चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, नहीं इस वक्त नहीं चल रहा था, इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, एक्चुअली हुआ था, कंप्लीट हुआ था। तो फिर इन सबको पता चलेगा कि ठीक है देखो यार, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, वायलेंस अपनाया, भगत सिंह ने क्या किया, वायलेंस अपनाया, क्या हुआ, लाला लाजपत राय जी ने क्या किया, वायलेंस अपनाया, कुछ असर हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। यही देखो गांधी जी एकदम साइलेंट मोड में काम कर रहे जा रहे, नॉन वायलेंस अपना रहे, इनकी बातें कहाँ तक नहीं पहुँच रही। दो मोमेंट इस बंदे ने अकेले निकाल दिए, वो भी नॉन वायलेंस के बल पे, सबको विश्वास होने लगा कि हाँ यार नॉन वायलेंस के बल पे भी हम लोगों को आज़ादी मिल सकती है, क्योंकि एक बार नहीं दूसरी बार हो रहा था कि जब देश आज़ादी से कुछ कदम पीछे जाके छोड़ रहा था, समझ रहे हो। फिर पेट्रोटिक गाने शुरू हो गए, सबको रोड पे निकल गए, वंदे मातरम, ठीक है। फिर पत्रिका यानी कि ये समझो मैगजीन समझो, लेकिन हैंड रिटन, ठीक है। तो पत्रिकाओं को बांटा गया सभी लोगों के अंदर, लोग पढ़ते थे, इंस्पायर होते थे, चीज़ें देखते थे कि सिचुएशंस क्या है यार इंडिया के अंदर, आउटसाइड इंडिया, हर जगह। वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा भरी मात्रा में। फिर ये जो हरिजन सेवक सभा जिसके जो लीडर थे वो बिरला थे, इन्होंने भी, अब देखो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में तो पूना पैक्ट साइन हो ही रखा है कि अब इनको भी जो अनटचेबिलिटी की जो प्रथा उसको भी हमें हटानी है। तो इन जो हरिजन सेवक सभा थी, इसके जो बिरला थे, इन्होंने ये किया था, और जैसे जो पैक्ट हुए थे इस वजह से ये हुआ कि पहले क्या था, बी आर अम्बेडकर जी वाली वीडियो देख लेना ये, तो इसके अंदर हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया कि जो वेल्स थे उसके आसपास लोगों को, ये जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं, इनको नहीं जाने दिया जाता था। तो जिस वजह से अम्बेडकर जी वहाँ पर गए और वहाँ से उन्होंने पानी पी थी, जिसके बाद एक दिन तक तो सब कुछ ठीक था, सब लोगों ने एक साथ मिलकर पानी पिया, लेकिन अगले दिन अब बी आर अम्बेडकर जी के पास एक ही काम थोड़ी नहीं कि हर बार जाकर कुएं में से पानी पिए। तो अगले दिन जब वो नहीं गए और बाकी सारे जो लोअर कास्ट वाले लोग थे वहाँ पर गए, तो उनको बहुत ज़्यादा मारा गया था, अपर कास्ट ने बहुत ज़्यादा उन्हें मारा गया था। तो ये सारी पैक्ट को, ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए जो पूना पैक्ट था वो आया था, और हरिजन सेवक सभा ने इन सारी चीज़ों को हटाया। अब वेल्स के ऊपर सब एक समान थे, टेम्पल्स के अंदर जो लोअर कास्ट वाले लोग थे उनको भी जाने की अनुमति मिल गई थी। तो ये हरिजन सेवक सभा और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट था, किसका इम्पैक्ट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इम्पैक्ट था, ये सारी चीज़ें हुई। फिर 1937 के अंदर कांग्रेस के अंदर इलेक्शंस हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे सेंट्रल प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, मतलब सेंट्रल प्रोविंशियल लेवल तक कांग्रेस का एकदम बोलबाला फैला हुआ था, कांग्रेस एकदम अब नेशनल पार्टी की तरफ पे थी, इसके ऊपर सबको विश्वास हो चुका था, क्योंकि दो मूवमेंट गांधी जी द्वारा सक्सेसफुल हो चुके थे, ठीक है। थोड़ा सा पीछे रह जाते थे क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स थे, सप्रेस कर देते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा खासा हिट हुआ था। फिर बात है हमारे आपकी बुक में लिखा है बी आर अम्बेडकर जी के कंट्रीब्यूशंस के बारे में, तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा। और
एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप क्या करना, अपनी जो बुक है उसे एक बार रीड कर लेना। ये वाला पोर्शन जो आपकी बुक के अंदर दिया है कंट्रीब्यूशंस ऑफ B.R. अम्बेडकर, इसे एक बार रीड कर लेना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने सारे काम किए थे, और साथ ही साथ इन्हें फादर एंड द मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी को ये पता चल गया था अंत तक कि भैया बिना B.R. अम्बेडकर के ये भारत का संविधान लिखा ही नहीं जा सकता, बन ही नहीं सकता है इनके बिना। तो इन्हें फिर से वापस बुलाया, कहाँ से बुलाया गया था, क्यों बुलाया गया था, ये सारी चीज़ों के लिए इस वीडियो को देखना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रमोशन हो रहा होगा, पर जाहिर सी बात है अगर आपको फोड़ना है ना इस एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कहीं भी फोड़ना है ना आपको, तो अच्छे तरीके से नॉलेज तो गेन करनी ही पड़ेगी। अगर फिर भी आपको एक बार वीडियो देखने के बाद भी इस चैप्टर को, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसे रीड करने के बाद भी अगर ना समझ में आए, अगर कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है, तो आप बस कमेंट कर देना कि मैम वो वाला वीडियो, मतलब वो वाला जो पोर्शन है B.R. अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन वाला, वो नहीं समझ में आ रहा है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, ठीक है। और इसी के साथ जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने दिनों तक पढ़ाई कर ली है, कुछ महीने और बच्चों के एग्ज़ाम्स आने के लिए, और कुछ चैप्टर्स हमारे बच्चे फिजिक्स, मतलब जो हिस्ट्री है उससे रिमेनिंग, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे जियोग्राफी। एक बार सोच रहे हैं कि ये एक बार पहले हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही जियोग्राफी शुरू करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा ना कि एक फ्लो में सारी चीज़ें बह रही हैं, अच्छा रहेगा, आपको भी चीज़ें दिखती हुई नजर आएगी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आने वाला है, वर्ल्ड हिस्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड, नाजी वगैरह वगैरह, उसको शुरुआत करने से पहले फॉरवर्ड ब्लॉक, क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ तक पढ़ा के इस मतलब हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है उसे बंद कर दें, उसके बाद फिर ज्योग्राफी शुरू करवा दें। उसके कुछ लेक्चर्स अपलोडेड है लास्ट ईयर भैया के द्वारा, और कुछ लेक्चर्स मेरे द्वारा अपलोड हो जाएंगे, मतलब जो 7 चैप्टर्स 8 चैप्टर्स जितने भी बच्चे होंगे आपको वो अपलोड हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से राय बता देना यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर, किसी वीडियो के अंदर बस कमेंट करके बता दो कि आपको क्या लगता है कैसे करें, या तो पहले हिस्ट्री कंप्लीट करवा दें पूरी की पूरी जितनी भी बची है अभी तक, या फिर पहले इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करवा दें, उसके बाद फिर ज्योग्राफी शुरू करवा दें, फिर वापस आके इसको कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि टेम्परेरी वर्ल्ड ही बचेगा सिर्फ। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, लेक्चर समझ में आ रहे होंगे अभी तक जितने सारे पढ़े हैं। अगर कोई डाउट हो बेझिझक कमेंट कर देना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको पता है कहाँ पर मिलने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव अ ग्रेट डे।